तो भाई मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है किस तरीके से मून नाइट जो है वो अपने हर एक एपिसोड के साथ अपने लेवल को ऊपर ही ले जाते जा रहा है। मतलब हमने वांडा विजन देखा, हमने लोकी देखी, हमने वॉट इफ देखा, लेकिन उसके जो बीच के एपिसोड थे वो एक तरह के फिलर एपिसोड थे और वो सिर्फ टाइम पास करने का काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मून नाइट का ये एपिसोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील हो रहा है कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये कोई तीसरा एपिसोड है। ऐसा लग रहा है कि ये फिनाले से पहले जो एक एपिसोड होता है ये वो एपिसोड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्स को जो रिवील किया जाता है। इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर हमने ऐसी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देखी हैं जिसको मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इजिप्शियन गॉड के पैंथियन की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारी तीसरी नई पर्सनैलिटी की जिसको यहाँ पे मिस्ट्री के अंदर रखा गया है। हमें यहाँ पे एमसीयू के अंदर एक नया विलन इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम मिडनाइट मैन है और इस तरह के बहुत ज़्यादा अलग अलग ईस्टर एग्स इस पूरे के पूरे एपिसोड में भरे हुए हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मून नाइट के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे, ईस्टर एग्स पे बात करेंगे और थोड़ी सी डिटेल में आज ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एपिसोड की शुरुआत जो होती है वो आर्थर हैरो के साथ होती है जो कि डेजर्ट्स के अंदर घूम रहा है और वहाँ पे अहमद के टॉम को ढूंढ रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसको उसने अपने स्कैरेब के जरिए उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वहाँ पे वो खुदाई का काम जो है वो बेसिकली शुरू कर देता है। लेकिन यहीं पे मार्क स्पेक्टर के पास हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कुछ गुंडा का पीछा कर रहा होता है जो कि आर्थर हैरो के साथ होते हैं और उससे वो उसकी लोकेशन जानना चाह रहा था कि वो कहाँ है। लेकिन वो गुंडे बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं और नाइफ फाइट के ऊपर उतर आते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली मार्क स्पेक्टर एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला करता है। और मैं यहाँ पे ब्रेकडाउन रोक के थोड़ी सी एप्रिशिएशन देना चाहूँगा इस पूरे के पूरे एपिसोड को कि किस तरीके से जो इन्होंने यहाँ पे इजिप्शियन म्यूज़िक, इजिप्शियन पूरा का पूरा कल्चर, इजिप्शियन पूरी की पूरी सिनेमेटोग्राफी जो दिखाई है, जो सारी की सारी फीलिंग दी है वो बहुत ही ज़्यादा कोई औसम किस्म की थी। मतलब मैं ऑलरेडी जो हूँ सऊदी अरब से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पर रह चुका हूँ। तो इस पूरे के पूरे एपिसोड को देख के यानी कि यहाँ पे अरेबिक का जो एक्सेंट इस्तेमाल किया गया, जो सब कुछ था वो बिल्कुल ऑन पॉइंट था। और सबका क्रेडिट जाता है इस पूरे के पूरे शो के डायरेक्टर को, मोहम्मद दियाब को, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इसकी अरेबिक रूट से जाके इसको मिलाया है। और यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल ये जो पूरा का पूरा गॉड है ये एक इजिप्शियन गॉड है। यहाँ पे वो इजिप्ट के अंदर घूम रहे हैं और ये सारा का सारा वही कल्चर चल रहा है। तो हम दोबारा अपने ब्रेकडाउन पे वापसी आते हैं और हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर मार्क और स्टीवन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कि उनको इतनी ज़्यादा मारधाड़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात नोट करने वाली थी वो ये थी कि इन दोनों के अलावा भी एक और तीसरी पर्सनैलिटी है जो कि इनकी बॉडी के ऊपर हावी होती है। और मज़े की बात कि वो यहाँ पे मार्क स्पेक्टर से भी ज़्यादा ब्रूटल किस्म की पर्सनैलिटी है, क्योंकि मार्क स्पेक्टर भी जब अपने होश में आता है तो वो देख के पागल हो जाता है कि कितने बेरहमी से यहाँ पे इन गुंडों को मारा गया है। तो ये बात हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे दरअसल स्टीवन और मार्क स्पेक्टर के अलावा भी एक तीसरी पर्सनैलिटी है जो कि मिस्ट्री के अंदर रखी गई है। अब अगर हम थोड़ी सी कॉमिक बुक की तरफ चलें तो हम इस बात को जानते हैं कि मार्क स्पेक्टर की सारी मेजर पर्सनैलिटीज़ को रिवील कर दिया गया शो के अंदर, जिसमें मिस्टर नाइट है, मून नाइट है, मार्क स्पेक्टर है और स्टीवन है। लेकिन एक पर्सनैलिटी अभी एक बहुत ज़्यादा बाकी है जो कि काफ़ी मेजर भी है, जो कि जॉक लॉकली की है। अब ये दरअसल जो होता है मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि टैक्सी चलाता है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और क्योंकि वो टैक्सी चलाता है तो वो रोड क्राइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता है और अपनी इनसाइट प्रोवाइड करता है दूसरी पर्सनैलिटीज़ को। अब देखा जाए तो ये पूरी की पूरी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा कोई वॉयलेंट नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है जिसको इस तरह से दिखाया जा सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो लोग इसी पर्सनैलिटी को यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से दिखाने वाले हैं कि इस तरीके से वो मार्क स्पेक्टर से भी ज़्यादा वॉयलेंट है। और जिस तरह से मैं बताया गया था पिछले एपिसोड के अंदर कि डिगिंग साइट के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार दिया गया था, तो और मार्क उसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो हो सकता है कि वो काम भी इसी तीसरी पर्सनैलिटी ने किया हो। लेकिन इस पूरी की पूरी पर्सनैलिटी वाली चीज़ के ऊपर एक और आदमी है जो कि इसको कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ। तो इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्चू जो है वो बेसिकली आज इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर एक काफ़ी अच्छी हाईलाइट रहा। और जिस तरीके से मैंने उसको पिछले एपिसोड में काफ़ी गालियाँ दी और मैंने बोला कि वो एक हरामी इंसान है, तो इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर मेरा नैरेटिव चेंज हो चुका है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से जो कॉन्चू के काम करने का तरीका है वो काफ़ी जज्बाती किस्म का है और इस वजह से सारे के सारे गॉड्स उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको जो है बैनिश कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब ये अहमद का मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो इसलिए कॉन्चू जो है सारे के सारे गॉड्स की नज़र इसके ऊपर डालना चाहता है, उनकी अटेंशन लाना चाहता है और वो दोबारा से जो एक इनीड मीटिंग को अरेंज करता है जो कि इजिप्शियन कल्चर के अंदर सारे के सारे गॉड्स की मीटिंग को कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कॉन्चू बेसिकली सूरज के आगे जो है बेसिकली चांद को लाके खड़ा कर देता है, जिससे एक सोलर एक्लिप्स हो जाता है। और ये बात नोट करने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पे कॉन्चू ने जो ये हरकत करी है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीट है और ये बताता है कि किस तरीके से कॉन्चू का जो कंट्रोल है मून के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। और हमने देखा कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा हो जाता है और इस तरह सारे के सारे गॉड जो हैं वो बेसिकली अपनी मीटिंग को अरेंज करते हैं। अब जिस तरीके से इजिप्शियन गॉड्स को यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी जल्दी सीरीज़ के अंदर इजिप्शियन गॉड्स को दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उनको दिखाया गया वो ठीक उस तरीके से नहीं है जिस तरह
थॉर या नॉर्स गॉड को दिखाया गया, एसगार्ड को दिखाया गया कि वो कैसे फैंसी और ज़बरदस्त किस्म के लग्जरियस लाइफस्टाइल के अंदर रहते हैं, बल्कि यहाँ पे इन गॉड्स को जो इनके अवतार के जरिए दिखाया गया। और सच कहूँ तो मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने CGI के बजट को मिनिमम रखते हुए इस तरीके को इस्तेमाल करा। जिस तरह से कॉन्शु का अवतार मार्क स्पेक्टर है, इसी तरह दूसरे गॉड्स की भी अवतार जो हैं वो इंसानों के रूप में अर्थ के ऊपर घूम रहे हैं, और ये सारी की सारी मीटिंग इंसानों के जरिए ही की जा रही है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें पूरे के पूरे इजिप्शियन गॉड के पैंथियंस की, तो यहाँ पे सारे इजिप्शियन गॉड के सारे मेजर गॉड्स यहाँ पे मौजूद थे, जिसके अंदर हम यहाँ पे होरस की बात कर लें, इसिस की बात कर लें, ओसाइसस की बात कर लें, डेफनट की बात कर लें, या फिर हमारी लेडी ऑफ लव यानी कि हथौर की बात कर लें। और आपने ये बात नोट करी हुई कि गॉडेस हथौर की जो अवतार थी वो मार्क स्पेक्टर से काफ़ी ज़्यादा एक काइंडनेस शो कर रही थी, एक मर्सी शो कर रही थी। वो इसीलिए है क्योंकि जो उनकी गॉड है गॉडेस हथौर, वो गॉडेस ऑफ लव और मर्सी मानी जाती हैं। तो हमने देखा कि कॉन्शु यहाँ पे मार्क स्पेक्टर की बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है और वो इन गॉड से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो यहाँ पे आर्थर हैरो और आमिड के हवाले से सारी की सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन जब आर्थर हैरो को इस कोर्ट के अंदर लाया जाता है उसकी सुनवाई करने के लिए, तो आर्थर हैरो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चालाक किस्म का इंसान है, तो ये सारी की सारी बल्ली जो है वो उल्टा कॉन्शु के ऊपर ही डाल देता है और कहता है कि भाई कॉन्शु का तो दिमाग पहले से ही खराब था, क्योंकि उसको तुम लोगों ने पहले ही बैनिश किया हुआ था, तो इसलिए वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा है और वो यहाँ पे अपनी अवतार यानी कि मार्क स्पेक्टर को ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो एक बीमार इंसान है, उसके पास मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद कॉन्शु को पता होने के वो उसको इस्तेमाल कर रहा है और उसको टॉर्चर कर रहा है। तो ये देख के हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड जो हैं वो आर्थर के ऊपर से अपनी अटेंशन हटा के कॉन्शु को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉन्शु जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर, तो गॉड उसको वहीं पे रोक के इस पूरे के पूरे केस को बंद कर देते हैं और आर्थर हैरो को आज़ाद छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली कि किस तरीके से उन्हें आर्थर हैरो के ऊपर जो है कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं करी, कोई सवालात नहीं करे, क्योंकि अगर एमिट उनके लिए इतना ही बड़ा खतरा है तो उनको थोड़ी से और सवालात तो करना ही चाहिए थे। और आर्थर हैरो को हमने देखा कि इस पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के अंदर उसने इस बात से कभी भी इनकार नहीं करा कि वो एमिट को यहाँ पे जो है पूछता है या उनको आज़ाद करने के लिए आया है। उसने इस बात को इस तरीके से टाल दिया कि वो बेसिकली डेजर्ट के अंदर घूम रहा था। अब ये आर्थर हैरो की समझदारी का है या फिर इन गॉडेस की मासूमियत का है कि वो लोग ने इस बात को पकड़ा नहीं है। और मेरा यही पॉइंट जो है मुझे इस एपिसोड के एंड की तरफ ले जाता है, जहाँ पे हमने देखा कि कॉन्शु को कैद करने के बाद सारे के सारे गॉड्स जो होते हैं वो बेसिकली आर्थर हैरो को अपने टेंपल में बहुत आसानी से और फ्रीली घूमने दे रहे होते हैं और कॉन्शु के साथ अकेले में बात भी करने देते हैं। तो ये बात मुझे पूरा कंफ्यूज कर रही है कि आखिरकार आर्थर हैरो ने ऐसा किया है जो सारे के सारे गॉड उसके ऊपर इतना ज़्यादा फेवर्स कर रहे हैं, उसको बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जबकि तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये सारे के सारे गॉड्स ये अहमद को आज़ाद करवाना चाहते हैं और इसी वजह से ही वो आर्थर हैरो की मदद करने के लिए उन्होंने कॉन्शु को यहाँ पर कैद कर दिया ताकि वो उनके मामले में दोबारा दखल अंदाजी ना कर सके। इसी के अलावा हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भी ठीक वही बात की गई कि किस तरह से सारे के सारे गॉड ने फैसला करा था कि जब लोगों ने उनको मानना छोड़ दिया कि अब वो इंसानों के मामलों में दखल नहीं देंगे। तो ये बात बिल्कुल जो है हमें इटर्नल्स की याद दिलाती है कि किस तरीके से इटर्नल्स ने भी कुछ ऐसा ही फैसला करा था और इसी वजह से थैनोस आया, लोकी आया, अल्ट्रॉन आया, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी के बाद हम अपने दूसरे कैरेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं जिसको आज इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसको एंटन मोगार्ट के नाम से यहाँ पे बताया गया, जो कि एक तरह का इजिप्शियन कैरेक्टर है जिसके पास कलेक्शन मौजूद है। और अगर हम कॉमिक्स से बात करें तो इस पूरे के पूरे बंदे का जो नाम होता है एक सीक्रेट, वो होता है मिडनाइट मैन, क्योंकि ये मिडनाइट के अंदर निकलता है और इस तरह की चोरियां वगैरह करता है और मून नाइट का इससे काफ़ी बार पाला पड़ चुका है। लेकिन हमें इस नाम से रेफर करते हुए इस एपिसोड के अंदर तो दिखाई नहीं गया। और सैडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही एक्टर है जिनका कुछ टाइम पहले जो है एक स्की के अंदर जो है एक्सीडेंट हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। तो इस वक्त ये एक्टर जो है वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर क्या होने वाला है ये कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लाइला जो है वो बेसिकली मून नाइट के साथ यहाँ पे आती है उनके पास और उनसे जो इसको कुछ मैप्स वगैरह की ज़रूरत होती है जिसके जरिए वो एमिट तक पहुँच पाएंगे और वो सारी की सारी चीज़ें इसकी कलेक्शन के अंदर ही मौजूद होती हैं। तो इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे जो बेसिकली स्टीवन और मार्क दोनों मिलकर उस मैप को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसको शक हो जाता है कि ये भी कोई बड़ी ही चीज़ है और वहाँ पे अचानक भगदड़ मचना शुरू होती है। लेकिन तभी आर्थर हैरो वहाँ पे आता है और उसको ऑफर करता है कि किस तरीके से उसको गॉडली पावर्स दे सकता है जो कि उसके पास है अगर वो उसकी यहाँ पे मदद करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अच्छी खासी आग लगाने के बाद यहाँ से चले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक एपिक फाइट देखने को मिलती है मून नाइट की। अब आज जो हमने मून नाइट को काफ़ी ज़्यादा एक्शन में देखा, हमने देखा कि किस तरीके से उसका पूरा का पूरा सूट बुलेट प्रूफ है, वो बुलेट्स को दोबारा रिपेल कर सकता है। हमने उसके काफ़ी हद तक एक सुपर स्पीड भी देखी, उसके रिफ्लेक्सेस देखे, हमने उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखा, हमने उसके सारे के सारे क्रीसेंट्स को देखा कि किस तरीके से वो बेटर रैंक की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता करके स्टीवन की जो पर्सनैलिटी वो स्ट्रॉन्गर पे स्ट्रॉन्गर होते जा रही है और वो मून नाइट की फाइट के दरमियान जो है उसकी बॉडी के ऊपर काबू पा के मिस्टर नाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि पहले कभी मानना और होना इस तरह से काफ़ी मुश्किल था। तो हम देख रहे हैं कि स्टीवन भी जो है अब अपनी इस बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी होते जा रहा है। लेकिन हम ये भी देखा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर स्टीवन और मार्क ने दोनों ने मिलकर एक साथ काम करा, जहाँ पे स्टीवन जो है वो ब्रेन्स का काम कर रहा था और मार्क जो है वो ब्रॉन्ज का काम कर रहा था। तो इसी तरह हमने देखा इस पूरी की फाइट के अंदर यहाँ पे एंटन जो होता है वो आखिर में यहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक क्रिसेंट का वॉर मून नाइट कर देता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया हो या फिर हो सकता है कि उसको मार भी दिया हो।
लेकिन इसी के अलावा यहाँ पे एक और जो बात नोट करने वाली थी वो ये थी कि किस तरीके से एंटन जो है वो लाइला के साथ पिछले एक मिशन पे जो है मादरीपुर के अंदर मिला था। अब अगर आपको मादरीपुर के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये वही जगह है जिसको हमने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर के अंदर देखा था, जहाँ पे सुपर सोलर सीरम को डेवलप किया जा रहा था। यानी कि ये वो शहर है जहाँ पे क्राइम जो है बहुत ज़्यादा आम होता है और गुंडे आराम से मजे से घूम रहे होते हैं। तो एंटन और लाइला की हिस्ट्री वहाँ की रह चुकी है। लेकिन इसी तरह आर्थर हैरो का जब यहाँ पे सामना होता है आज लाइला से, तो वो बताता है कि किस तरीके से उसके फादर का जो मर्डर था उसके अंदर यहाँ पे जो है किसी ना किसी तरीके से मार्क स्पेक्टर का कुछ लेना देना है। अब अगर हम इसी पूरी की पूरी बात को कॉमिक्स से देखें तो कॉमिक्स में जो मून नाइट की वाइफ होती है मर्लिन, उसकी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी होती है कि उसके फादर का मर्डर हो गया होता है और मार्क स्पेक्टर का उसमें कुछ लेना देना होता है। तो यही बेसिकली वो पूरा का पूरा सस्पेंस होने वाला है जो कि आखिरी एपिसोड या फिर मे बी अगले एपिसोड के अंदर खोला जाएगा। लेकिन इसी के बाद अगर हम टुवर्ड्स द एंड चलें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से उनको वो नक्शा मिल जाता है। लेक स्टार्स के ऊपर बेस करके बनाया गया था और वो 2000 साल पहले बनाया गया था। तो इसलिए अब 2000 साल के अंदर सारे के सारे स्टार्स की जो लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन इसके लिए जो पूरा का पूरा उपाय निकालता है वो, क्योंकि वो बेसिकली मून का तो गॉड है और रात अंधेरों में जो है वो सारे के सारे अपने काम करता है। यानी कि रात के ऊपर, तारों के ऊपर, मून के ऊपर, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्शो का कंट्रोल है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो है यहाँ पे उस पूरी की पूरी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने टाइम को जो है यानी कि सितारों की लोकेशन को जो है 2000 साल पहले ले जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे एक बड़े लेवल के ऊपर तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्शू जो है वो बेसिकली टाइम मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर टाइम नहीं तो कम से कम वो स्पेस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पावर है। और कॉन्शू बताता है कि किस तरीके से अगर उसने ये काम करा तो वो सारे के सारे गॉड्स उसको पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, इसके बाद उसको कैद कर देंगे और अगर ऐसा होगा तो मार्क स्पेक्टर को बोलना कि वो उसको आके आज़ाद करवाए। तो हम देखते हैं कि बेसिकली कॉन्शू जो है यहाँ पे स्टीवन के साथ मिलके एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक विजुअली पूरे के पूरे स्पेस को जो है पीछे 2000 साल ले जाता है। और मैं सच कहूँ तो ये पूरा का पूरा जो सीन था, जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, जो सारी थीम थी, उसने कुछ ऐसी फीलिंग दी कि मेरे गूस बम्स आ रहे थे। और सच में मैं इस पूरे के पूरे सीन का एक बहुत ही बड़ा फैन होकर रह गया हूँ। ये पूरी की पूरी जो सीन था ये एक मास्टरपीस से कम नहीं था मेरी नज़र के अंदर। यहाँ पे थीम सॉन्ग की बात की जाए, यहाँ पे हम CGI की बात करें, यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्पेस वाली चीज़ की बात करें तो सब कुछ टॉप नॉच किस्म का है। और मैं तो फ़ैन होते ही जा रहा हूँ मून नाइट की सीरीज़ का दिन ब दिन इसके एक एक एपिसोड को देखने के बाद से ही। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जब कॉन्शो अपने यहाँ पे सारी की सारी पावर्स दे रहा होता है तो गॉड्स को पता चल चुका होता है और वो उसको कैद करने का काम शुरू कर चुके होते हैं। और जैसे जैसे गॉड्स उसको जो है पत्थर की मूर्ति के अंदर कैद कर रहे होते हैं, जिसको इजिप्शियन लैंग्वेज में उशप्ती कहा जाता है, जिसको मायने है कि इस तरह का जो फिगर जो मिट्टी का हमें दिख रहा था, तो उसके अंदर जब उसको कैद करते हैं तो कॉन्शो की पावर्स आहिस्ता आहिस्ता फेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कॉन्शो की पावर्स फेड होना स्टार्ट होती है तो वहाँ पे मून नाइट की ये पावर जो है वो भी फेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसी का अवतार है। और उसी तरह हम देखते हैं कि इन दी एंड यहाँ पे जो है वो पूरे के पूरे सितारों को 2000 साल पहले ले जाता है, उनको लोकेशन मिल जाती है कि उनको आगे अब कहाँ जाना है। लेकिन अब कॉन्शू को जो है वो कैद कर लिया गया है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्क स्पेक्टर यहाँ पे यानी कि स्टीवन जो होता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसके पास भी लग रहा है कि अब कोई पावर्स नहीं होने वाली हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्लिफ हैंगर आ गया, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हैरो जो है वो सारे के सारे गॉड्स को अपनी साइड पे कर चुका है अपनी बातों में लेके, और वो सारे के सारे गॉड्स पे विश्वास कर रहे हैं कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वहीं पे जो कॉन्शू जो इन सबको रोकने की सबसे बड़ी चाबी था, अब वही जो है उसको कैद कर दिया गया है। मार्क स्पेक्टर इस वक्त हमें बेहोश नजर आ रहा है, जिसके पास मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि उसकी पावर्स नहीं होने वाली हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे बेसिकली जो अब तीसरी पर्सनैलिटी जिसको हमने इस एपिसोड के अंदर मिस्ट्री देखा, अब जब ये होश के अंदर आएगा तो वो तीसरी पर्सनैलिटी जो इसके ऊपर टेक ओवर कर लेगी। और क्योंकि वो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा वॉयलेंट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वही जो इन सारे के सारे मामलात को रोकेगी और कॉन्शू को वापसी छुड़वाने का काम भी उसी की जिम्मेदारी होगा ही। तो मुझे लगता है कि इस तीसरी पर्सनैलिटी को इसीलिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि कॉन्शू के चले जाने के बाद उसी का इस्तेमाल करते हुए वो उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये है मेरी छोटी सी थ्योरी, जो कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन इसके अलावा एक और थ्योरी वो ये है कि जिस तरह के हमने देखा कि जब सारे के सारे गॉड्स वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने अवतार के जरिए कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्शू जो होता है वो बेसिकली मार्क स्पेक्टर की बॉडी के ऊपर हावी होकर बात कर रहा होता है डायरेक्टली। तो हो सकता है कि वो जो तीसरी पर्सनैलिटी था वो कोई और नहीं बल्कि खुद कॉन्शू था, क्योंकि हमने देखा कि जब स्टीवन वहाँ पे मार्क को जो है डिस्ट्रैक्ट करता है तो वो उसके सर पे एक चीज़ लगती है जिससे वो गिर के बेहोश हो जाता है। और बेहोशी की हालत में दोनों पर्सनैलिटीज बॉडी के ऊपर टेक ओवर नहीं कर सकती थी, तो कॉन्शू ही ऐसा बचता है शख्स जो कि इन दोनों पर्सनैलिटी को मिला के उसके ऊपर टेक ओवर कर सकता है। तो ये मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पे या तो कॉन्शू हो सकता है या फिर एक नई तीसरी पर्सनैलिटी होगी जो कि इन सबकी सबसे ज़्यादा बाप किस्म की होने वाली है, यानी कि बैड एस। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं भी 10 मिनट और बात कर सकता हूँ, खासकर इसके पूरे के पूरे थीम सॉन्ग्स की, इसके पूरे के पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक की, इसके अलावा इसकी जो सारी की सारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी आज की, सारी की सारी अरेबिक थीम थी, अरेबिक कल्चर था, वो बहुत ही ज़्यादा औसम किस्म का था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड 3 कैसा
कैसा लगा है। मुझे तो सच में ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आई लव्ड इट। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के एपिसोड्स हर हफ्ते आपके साथ शेयर करते रहूं। और इसी तरह का अगर आप ऑसम कंटेंट चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी कॉमिक्स और दूसरी नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह के भी रिव्यूज वगैरह कर ही रहे होते हैं। सो गाइस, जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, जहां पे मैं पोस्ट वगैरह शेयर करके आपको अपडेटेड रख रहा होता हूं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।